Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of Basics of Civil Engineering. In the previous lecture we have discussed about the introduction to civil engineering. सिविल इंजीनियरिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस है वो सारे हमने डीप में जाने थे. ओके, कौन सी ब्रांच का क्या यूजिंग है, कौन सी ब्रांच का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फंक्शन है, वो भी हमने देखा था. ओके, एंड दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग क्या है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंड बिफोर कंस्ट्रक्शन हम कौन सा वर्क करते हैं. ओके, ये सारी थियरीज जो है वो हमने लास्ट पे देखी थी. और रोल ऑफ अ सिविल इंजीनियर, तो रोल ऑफ सिविल इंजीनियर सोसाइटी में क्या होता है, सिविल इंजीनियर कौन कौन सा टास्क जो है वो कैरिड आउट करता है ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ. ये सारी चीज़ें जो है वो हमने लास्ट टाइम रोल ऑफ सिविल इंजीनियर, रोल ऑफ एन सिविल इंजीनियर, उसमें हमने देखा था. ओके, तो आज जो है वो हम उसी टॉपिक को आगे ले जाने वाले हैं. वही टॉपिक को देखेंगे, एक दूसरे एंगल से देखेंगे कि कैसे, दूसरी थियरी मतलब देखेंगे, और साथ साथ में देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या होता है और प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले स्टूडेंट्स. तो ये स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन. तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने का हमारा, वो है इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ हम आज देखने वाले हैं. द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मेनली ट्रांसपोर्टेशन, पावर, कम्युनिकेशन, water resources, banking, science and technology create environment in which industries and business can grow. Okay, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन शामिल होता है, पावर शामिल होता है, कम्युनिकेशन शामिल होता है, वाटर रिसोर्सेज, बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये सारे मिलके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. तो वो जिस एनवायरनमेंट में आपकी इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस जो है वो ग्रो हो सके, ड्यू टू द बेसिक फैसिलिटी विच एनी इंडस्ट्री नीड्स आर प्रोवाइडेड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर, कंट्री हैज़ प्रोग्रेस वेल. ओके, अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सेक्टर्स का जो मैंने आगे डिस्कस किए, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, तो ये अगर आपके पास जो बेसिक फैसिलिटी हुई इसकी, तो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगा, कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा. ओके, और उसके साथ साथ कंपनी के साथ साथ वो कंट्री भी प्रोग्रेस करेगी उसके साथ साथ. पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर द इकोनॉमिक मेजर्स फॉर असेसमेंट ऑफ द डेवलपमेंट. देखो, एक तो पर कैपिटा इनकम, मैं इसका मीनिंग दिखा देता हूँ आपको लोकल. तो पर कैपिटा इनकम यानी कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वो पर डे कितना मतलब जो है वो अर्न करता है, उसे हम पर कैपिटा इनकम बुलाते हैं. एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो कितनी अवेलेबल है, तो उसे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बुलाते हैं. तो वो दोनों एक इकोनॉमिकल मेजर्स है फॉर असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट का जो मतलब असेसमेंट करना होता है वो ये क्राइटेरिया पे किया जाता है. फर्स्ट जो है वो पर कैपिटा इनकम कितनी है एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आर कितनी अवेलेबल है. ये दोनों के बीच के ऊपर ही हम, यानी कि ये दोनों को साथ में लेकर ही हम जो टोटल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं वो हम जान सकते हैं, एज वेल एज कंट्री का भी हुआ है कि नहीं डेवलपमेंट वो जान सकते हैं. तो देखते हैं पर कैपिटा इनकम किसे बुलाते हैं. तो पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर. देखो, जैसे मैंने आपको लोकल लैंग्वेज में बताया था, तो पर कैपिटा इनकम क्या है कि एक नॉर्मल इंसान की जो कि कोई किसी कंट्री में रह रहा है ये पिछले कई सालों से, उसकी एवरेज इनकम, ओके, इन अ पर्टिकुलर ईयर, यानी कि हर एक ईयर में उसकी पर्टिकुलर इनकम क्या है रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री की, उसे हम पर कैपिटा इनकम बुलाते हैं. इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन. तो उसे हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है, ओके, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो उसकी जो पूरी नेशनल इनकम होगी पूरे ईयर की, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा
मतलब कंट्री की पॉपुलेशन के साथ। ओके, तो जो वो आपकी जो अमाउंट आएगी उसे हम क्या बुलाएंगे, पर कैपिटा इनकम। अब देखो ये पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी हद तक मतलब सर्विसेबल भी है, बट एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पे पूरी कंट्री की इनकम जो है वो ऐड की जाती है, फिर उसे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। तो उसमें क्या है कि अनिश्चितता जो है वो आ सकती है। उसका रीज़न है कि कोई जो है वो करोड़ों अरबों में मतलब अर्न कर रहा है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब दिन के 100 या 200 या 300 या 400 पे मजदूरी करता रहता है। तो जो मतलब करोड़ों कमा रहा है उसकी एवरेज इनकम जो है वो ये कैलकुलेशन के बेस पे कम होगी। ओके, बट जो मतलब दिन का 100 200 400 कमा रहा है उससे कई ऊपर जो है वो उसकी पर कैपिटा इनकम दिखाएगा। ओके, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो आंकड़े हैं वो मतलब आपको कंफ्यूजिंग करने वाले। ओके, क्योंकि देखो सीधी बात है कि हमारे इंडिया जैसे कंट्री में पर कैपिटा इनकम जो है वो फाइंड करना कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जो मतलब स्कूल जाते भी नहीं है, कई बड़े भी ऐसे हैं कि जो मतलब कोई काम नहीं करते हैं तो भी उनकी इनकम शो करेगी। तो ये जो इनकम शो का जो कार्ड है वो यहाँ पे गलत पड़ता है। ओके, पर कैपिटा इनकम पे। ओके, उसके बाद है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द वैल्यू ऑफ ऑल फिक्स goods and services at price prevailing in the market produced in a domestic territory of a country during a given year. तो gross domestic product at market price is the value of all fixed good and services. Good and services की fix value at prices prevailing in the market produced in a domestic territory of a country during a year. पूरे ईयर के ड्यूरिंग में कितनी मतलब जो है वो पैदाश जो हुई है वो। ओके, और उसका जो मतलब वैल्यू होता है, प्राइस होता है, डिसाइड किया गया, तो वो जो टोटल मिलता है ग्रोस, उसे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बुलाते हैं। ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, ओवरऑल डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ अ कॉमन मैन कैन बी डन। थस the infrastructure development is key to economic development of any country. ओके, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस का जो एक्सेलरेशन हुआ है उससे क्या हुआ है कि ओवरऑल डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ अ कॉमन मैन कैन बी डन। तो डेवलपमेंट हुआ है और अपलिफ्टमेंट यानी वो एक जगह से दूसरी जगह गया है। ओके, कॉमन मैन due to the fast infrastructural projects. Thus, the infrastructure development is key to economic development of any country. तो इसीलिए जो है बताया जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वही कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी की है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा उतना कंट्री का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, सारा डेवलपमेंट जो है वो उसमें आ जाएगा। ओके, तो यही बात है जो बाहर की कंट्रीज़ होती है। तो बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास एंड हाई लेवल के होते हैं। ओके, और हमारे इंडिया में ओनली जो मेन सिटीज़ है उसमें ये अवेलेबल होते हैं। तो इससे फ़र्क पड़ जाता है टोटल कि कैसे जो है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। ओके, तो हमने देखा पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड देखा कि इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक पिक्चर दिखाया हुआ है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, स्केड्यूलिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज अ सोशल एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट जो है वो एक सोशल एंड साइंटिफिक प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने की, प्लानिंग करने की, ऑर्गेनाइज करने की, कोऑर्डिनेटिंग करने की, मोटिवेटिंग करने की, कंट्रोलिंग एंड हैरेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट ऑप्टिमल लेवल टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल।
तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है उसे हम कंबाइंडली मैनेजमेंट बुलाते हैं। ओके, तो एक तो सोशल एंड साइंटिफिक प्रोसेस से ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना मैनेजमेंट यानी। ओके, उसके बाद उसका प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, मोटिवेट करना, कंट्रोलिंग करना एंड हार्नेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और जो रिसोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के, उसे यूज़ करना एट ऑप्टिमल लेवल। ऑप्टिमम लेवल यानी बहुत ही कम लेवल पे उसका यूज़ करना, या तो फिर जितना ज़रूरी है उतना यूज़ करना, उसे ऑप्टिमल यूज़ बुलाते हैं। तो उसे ऑप्टिमल लेवल पे ला जाना टू अचीव प्रोडिटरमाइंड गोल। तो हमने जो पहले से नक्की किया है गोल, वो अचीव करना। तो ये पूरी प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बुलाते हैं। मैनेजमेंट इज कंसर्न व्हेन विथ व्हेन, हु, व्हाई, वेयर एंड हाउ। 5 M ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, मैनेजमेंट जो है वो 5 M से चलता है। ओके, पूरा कोई भी मैनेजमेंट कोई भी कंट्री का होता है, या तो फिर सोशल साइंटिफिक कोई भी जो मैनेजमेंट होता है वो 5 तरीके से चलता है, 5 M से चलता है। तो फर्स्ट M इज मैन, सेकंड मनी, थर्ड मटेरियल, फोर्थ मशीन एंड मेथड। ओके, अगर आपके पास ये 5 है और ये 5 को आपने अच्छे से मैनेज कर लिया, तो आप कोई भी कितना भी बड़ा फर्म हो आप मैनेज कर सकते हो। ओके, तो ये 5 M जो है उसका मैनेजमेंट जो है वो आपको आना चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है कि हमारे पास मनी होती है तो मैन नहीं होते हैं, अगर हमारे पास मैन पावर होते हैं तो उनको देने के लिए मनी नहीं होती है। तो ये दोनों के बीच का जो मतलब जो बैलेंस है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। ओके, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली ऑन टाइम और या तो बिफोर टाइम जो है वो ख़त्म करना है। ओके, तो मैन, मटेरियल, मनी, मशीन एंड मेथड्स जो है वो 5M है, जिसके बेस पे जो ये पूरा जो मतलब जो मैनेजमेंट पोर्शन जो है वो टिका हुआ है, ये 5 के कंधों के ऊपर। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब देखो, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको दिखाए गए हैं। जब आप कभी इन फ्यूचर मैनेजमेंट पढ़ोगे तो आपको ये फंक्शंस सबसे फर्स्ट पढ़ने होंगे। ओके, कि कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या? तो ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग, ओके, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब कोई कॉमन गोल डिसाइड करके, कॉमन एम जो है वो फिक्स करके उसी डायरेक्शन में मतलब जो है वो अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, तो ऐसे आप जो मतलब वर्कर्स है उसके यूनियन को आप एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि 2 या 3 या उससे ज़्यादा बंदे जो है वो कॉमनली एक गोल को साथ लेके चलते हैं कि उसी गोल पे काम करना है। ओके, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका फंक्शन होता है कि कितने कितने फंक्शंस में वो काम करते हैं। सबसे पहले जो होता है प्लानिंग आता है। सबसे पहले हमें जो है वो प्लान बनाना पड़ता है उसका, कि कैसे हम प्लान करेंगे ये प्रोजेक्ट। उसके बाद जो सेकंड जो आता है वो है आपका डायरेक्टिंग आता है। ओके, तो डायरेक्टिंग में भी वही चीज़ होती है कि आपको वर्क जो है वो डायरेक्ट करना होता है आपके जो ऑलमोस्ट टच में है उनसे, और वही बात जो है वो लोकल लैंग्वेज में वो वर्कर को समझा देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग में क्या होता है कि कोई भी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पावर जो है वो बियॉन्ड लिमिट से आगे ना बढ़ने देना। ओके, तो इसके लिए जो है वो कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है वो 5 M जो है वो आपको याद रखने हैं: मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड्स। एंड मैनेजमेंट जो है वो हमें क्यों पढ़ाया जाता है वो भी आपने प्रीवियस लेक्चर में देख ही लिया है। उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो इट गिव्स गाइडलाइंस रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क टू बी कैरिड आउट। कंस्ट्रक्शन वर्क को कैरिड आउट करने के लिए जो एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है, ओके, तो वो गाइडलाइन जो है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बनाता है। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन शेड्यूल,
कंस्ट्रक्शन शेड्यूल बनाने के लिए मदद करता है। शेड्यूल इज अ सिस्टमेटिक पाथ ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। शेड्यूलिंग क्या है, वो डिफरेंट पाथ ऑफ एक्टिविटीज़ का जो है वो शेड्यूल, ओके, carried out one after another. It helps in defining the goals and planning procedure. It helps in proper management of material, labor and equipments. It helps in arranging the finance, and due to proper connection management, there is financial and overall control on the work. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यानी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है ज़्यादा, उसके ऊपर ये टॉपिक जो है वो बनाया गया है। इट हेल्प्स इन अरेंजिंग द फाइनेंस, एंड ड्यू टू प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट देयर इज़ फाइनेंशियल एंड ओवरऑल कंट्रोल ऑन द वर्क। तो ये सारी जो है वो चीज़ों पे, मतलब जो है कंट्रोल करने के लिए वर्क पे, और वर्क जो है वो अच्छे से डिवाइड करने के लिए भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ड्यू टू प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड इन एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट एंड कंप्लीशन टाइम। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर आपका प्रॉपर जो है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हुआ तो प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड इन एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट एंड कंप्लीशन टाइम। तो ये एक चीज़ होती है इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। उसके बाद जो है वो फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शंस पे वर्क करता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। प्रोजेक्ट्स इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस। प्रोजेक्ट को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया जाता है। प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, पहले जो है वो प्लानिंग करते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल। एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल एंड लेबर के लिए जो मतलब व्यवस्था करनी होती है, और एस्टिमेटिंग जो रिक्वायर्ड होता है वो बनाने का काम भी वही करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाले फंक्शंस में। प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, प्लांट, मशीनरी एंड एम्प्लॉइंग लेबर्स। मटेरियल, प्लांट, मशीनरी और लेबर जो है वो कितना, मतलब जो है वो आप वहाँ ऑन साइट भेज रहे हो वो तय होता है इसमें। अरेंजिंग फॉर फाइनेंशियल एंड पेमेंट ऑफ मटेरियल एंड सैलरीज ऑफ लेबर्स, ओके, ये भी डिसाइड होता है। सैलरीज ऑफ लेबर ये भी इस पर डिसाइड होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस सेक्शंस, टू हैव ओवरऑल कंट्रोल विच इंक्लूड्स फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मेंटेन क्वालिटी एंड वर्कमैनशिप। ओके, तो ये सारे जो है वो फंक्शंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। उसके बाद जो की थियोरी है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का इम्पोर्टेंट क्या है वो ये थियोरी में आपको समझाया है। प्लानिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म गोल्स और पॉलिसीज इनटू अ मेथड ऑफ रीचिंग द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग इज सेटिंग अप ऑफ रोड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ओके, तो एक ये चीज़ होती है कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और प्लानिंग किसे बोलते हैं। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड इन अ प्लानिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर होता है तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से एस्पेक्ट जो है वो ध्यान में लिया जाता है, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। सबसे फर्स्ट जो है वो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइट। आप साइट सिलेक्शन करोगे, टोपोग्राफी चेक करोगे, सॉइल एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, वहाँ की मतलब जो मिट्टी है कैसी है वो दिखोगे। ओके, सर्वेइंग, डिज़ाइनिंग, ड्राफ्टिंग एंड एस्टिमेटिंग आर द बेसिक प्लानिंग एक्सरसाइज फॉर सिविल वर्क। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक सिविल इंजीनियर जो है वो अपने जीवन काल के ड्यूरिंग में करता रहता है। टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, प्लानिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द सेम। फाइनेंस की जो व्यवस्था करनी है वो भी प्लानिंग में आ जाती है। प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूड कैलकुलेटिंग मैन पावर नीड्स, requirement of skilled and unskilled laborers, to plan the purchase of materials by finding out when and what quantity of material are to be purchased, to arrange for the equipment either to be purchased or hire। तो कोई भी इक्विपमेंट जो है उसे हायर करना है या परचेस करना है वो भी डिसाइड जो है वो ये प्लानिंग के अंतर्गत हो जाता है।
एस्टेब्लिश स्टोर्स फॉर डिफरेंट मटेरियल्स एंड वर्कशॉप फॉर मशीनरी, तो वो जो है वो परमिट नहीं करते हो क्या, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट को परचेस करना या हायर करना, ये चीज़ जो है वो नक्की की जाती है। एंड एस्टेब्लिश स्टोर्स फॉर मेडिकल एंड वर्कशॉप फॉर मशीनरी, तो मटेरियल एंड वर्कशॉप के लिए जो है वो मशीनरी को एस्टेब्लिश करना, तो ये सारा वर्क जो है वो प्लानिंग के अंतर्गत होता रहता है। उसके बाद शेड्यूलिंग क्या है, फॉर द प्लानिंग ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, एंटायर प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ वर्क। देखो कोई वो बहुत बड़ा मतलब जो कार्य होता है उसे हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना ही शेड्यूलिंग होता है। से फॉर एन एग्जांपल इन अ बिल्डिंग वर्क ऑफ एक्सक्वेशन, laying base, concrete in foundation, masonry work in substructures are different activities. ओके, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें एक्सक्वेशन को आप एक अलग स्केड्यूल में रख सकते हो, लेइंग बेस कॉन्क्रीटिंग फाउंडेशन करते टाइम भी आप उसे रख सकते हो, मैसनरी वर्क ऑफ सुपरस्ट्रक्चर में आप उसे मतलब रख सकते हो, यानी स्केड्यूलिंग बोल सकते हो उसे। ओके, नाउ ईच एक्टिविटी हैज सम टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीशन एंड दैट इट इज नोन एज ड्यूरेशन। कोई भी मतलब चीज़ जो होती है एक्टिविटी, उसे जो है नाउ ईच एक्टिविटी हैज सम टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट कंप्लीशन एंड इट इज़ नोन एज ड्यूरेशन। कोई भी एक्टिविटी को ख़त्म होने के लिए कुछ ड्यूरेशन लगता है, कुछ टाइम लगता है, उसे हम ड्यूरेशन बुलाते हैं। फॉर सिविल इंजीनियरिंग प्लानिंग, मोस्ट कॉमन पीरियड ऑफ ड्यूरेशन कंसिडर इज इन डेज और वीक्स। तो ये जो डेज और वीक्स जो है उसमें जो है वो हमारा टाइम जो है वो मेजरमेंट होता है। Scheduling is carried out to arrange the proper sequence of different activities to be carried out for the project, considering the dependency and duration of a different activities. Scheduling gives direction regarding order in which different activities can be started. It also gives details of completion time required for the project, and scheduling gives us detailing regarding the most optimum of start and completion of a project. तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते टाइम से लेके जब मतलब जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक की पूरी जो जानकारी होती है वो स्केड्यूलिंग जो है वो उसमें ड्रॉ की हुई थी कि ये डेट पे ये काम होना जाना चाहिए, ये डेट पे ये काम होना चाहिए। ओके, तो ऐसे जो है वो मैनेजमेंट होता है, यानी कि स्केड्यूलिंग होता है कंस्ट्रक्शन का। अब यहाँ पे आपको स्केड्यूलिंग का एक फिगर दिखाया है। अब यहाँ पे आप जो ये बॉक्सेस देख रहे हो वो बॉक्सेस नहीं है, वो मतलब लाइंस है। ओके, तो लाइंस के हिसाब से जो है वो यहाँ पे अमाउंट जो है वो दी गई है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ स्केड्यूलिंग, तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्केड्यूलिंग क्या है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं। स्केड्यूलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लुकिंग टू इट्स फॉलोइंग एडवांटेजेस। उसके एडवांटेजेस ऐसे हैं, वेल डिफाइंड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैन बी नोन। एग्जीक्यूशन कोई भी एक्टिविटी का कब होगा वो हम जान सकते हैं। थस एम्पावरिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गिव्स क्लियर गाइडलाइन फॉर प्रोग्रेस ऑफ वर्क। ओके, तो जो वेल डिफाइंड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो वो हमें स्केड्यूलिंग से पता चल सकता है। देखो जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे फेज़ होते हैं, तो वो सारे फेजेस को हम स्केड्यूलिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो टास्क के अंदर कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना बाकी है, कितना फिनिश हो गया, वो सारा हम देख सकते हैं। लेबर रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट टाइम पीरियड इज़ नोन। लेबर को कब तक रखना है वो टाइम पीरियड हमें पता होता है। Hence purchase of material can be made, which reduces the problem of storing the material on the site and hence reduces the problem of material handling on site. तो इससे क्या होता है, देखो स्केड्यूलिंग से हम जो है वो तैयार कर सकते हैं एक लिस्ट कि हमें कितना मटेरियल कब चाहिए होता है। तो आप अननेसेसरी जो है वो आपके वर्कर्स को बिठा भी नहीं रखोगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है स्केड्यूलिंग से। मटेरियल रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट टाइम पीरियड इज नोन, हैंस
phased purchase of material can be made. Proper time of hiring or purchasing the equipment and machinery can be known. मशीनरी जो है वो कैसे चलाया, मतलब जो है वो कैसे उसको हम ले सकते हैं या रेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड होती है. उसके बाद जो प्रॉपर कंट्रोल ओवर फाइनेंस कैन बी मेड, फाइनेंस के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा जाता है. वेल बिफोर द नीड अरेंजमेंट फॉर द फंड्स कैन बी मेड, यानी कि नीड से पहले जो है वो आप फंड का असेसमेंट या तो अरेंजमेंट है वो इजीली कर सकते हो बाय यूजिंग स्केड्यूलिंग. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर. जो पूरा एक्सपेंडिचर जो मतलब आपका ओवरकम हो रहा है यानी कि कंट्रोल के बाहर जा रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर को जो है वो कंट्रोल करने के लिए भी आप स्केड्यूलिंग का यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. थैंक यू.